हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका नजदीक में जो है सेंटेप एग्जाम भी होना है और बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, खूब अच्छा से तैयारी कीजिए। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं आपको, उसको एक तरह से कवर कीजिए। अगर आप कवर कर लिए तो आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिवीजन मायने रखता है, वैसे पढ़ तो सब कोई लेता है, लेकिन रिवीजन मायने रखता है। जो रिवीजन करके जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर सेंटेप एग्जाम में, वही सेंटेंस से कॉपी लिख पाता, वही सेंटेंस से क्वेश्चन का आंसर दे पाता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सोचिए थोड़ा सा, बैंकों का बैंक किसको कहेंगे? जहां हम लोग को लोन मिलता है, जहां हमको ऋण दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? पब्लिक बैंक यानी जनता का बैंक कहा जाता है। हम लोग उनको बैंक बोलते हैं। लेकिन सोचिए थोड़ा सा, जहां सिर्फ बैंकों को ही लोन दिया जाता है, यानी बैंक का अधिकारी ही वहां लोन लेने के जाते हैं, अपना बैंक को चलाने के लिए लोन लेने के, अपना बैंकों को चलाने के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? बैंकों का बैंक कहेंगे। लेकिन वो कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक है जितने भी है इंडिया में, वो सारे को क्या देते हैं? लोन देते हैं, यानी ऋण देते हैं। तो ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इनकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इनको क्या नाम से जाने जाते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? विनिमय का माध्यम यानी लेने देने का एक जरिया, या फिर मूल्य का मापन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर मूल्य का संचयन। आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य का मापन। क्योंकि मुद्रा का जो सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज का मूल्य को मापना, किसी भी चीज का कीमत लगाना। सबसे पहले किसी चीज का कीमत लगाएंगे, किसी चीज का मूल्य को मापेंगे, तभी ना उसको विनिमय करेंगे। विनिमय का मतलब क्या होता है? खरीदना या बेचना। जब सबसे पहले किसी भी वस्तु का मूल्य को मापा जाता है, कीमत को मापा जाता है। ये थोड़ी नहीं कि मार्केट गए आप डायरेक्ट उठा के लेके आ गए, वहां पहले आपको कीमत लगाना होगा, मूल्य का मापन करना होगा, उसके बाद आप उसको विनिमय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मुद्रा का जो सबसे प्राथमिक कार्य यानी मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य हो गया वो क्या हो गया? मूल्य का मापन करना, यानी मेजर ऑफ वैल्यू। कितना वैल्यू होता है किसी वस्तु का, किसी मेटर का या फिर कोई पदार्थ का। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीय कार्य है? मूल्य का हस्तांतरण या फिर मूल्य का संचयन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक नंबर की जगह हम ए बोल रहे हैं, दूसरा नंबर की जगह हम बी बोल रहे हैं। ए बी सी डी बोलने में थोड़ा सा सहूलियत होता है, थोड़ा सा इजी लगता है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। देखिए मूल्य का हस्तांतरण का कहने का मतलब ये होता है कि मूल्य को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। और मूल्य का संचयन क्या होता है? मूल्य का संचयन कहने का मतलब ये होता है कि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, यानी धन संपत्ति को मुद्रा के रूप में इकट्ठा करके रखा जाता है। यानी जो भी धन संपत्ति होती है, जो भी होते हैं आपके पास रिसोर्सेज, संसाधन होते हैं, अनाज वगैरह जो भी होते हैं, उसको बेच करके आप उसके मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और वो मुद्रा को अपना भविष्य के लिए, अपना फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मूल्य का संचयन। क्या कहते हैं इसको भाई? मूल्य का संचयन। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि मुद्रा का द्वितीय कार्य क्या है, सेकेंडरी जो वर्क है वो कौन सा वर्क है? तो द्वितीय कार्य दोनों हो जाएंगे, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचयन। ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई? मूल्य निर्धारण, या फिर मूल्य का संचय, या फिर विनिमय का माध्यम, या फिर उपयुक्त सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएंगे, यानी मूल्य निर्धारण, मूल्य का संचयन और विनिमय का माध्यम मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है। मूल्य का निर्धारण कौन करता है? मुद्रा ही करता है ना। मूल्य का संचयन कौन करता है? मुद्रा ही करता है। विनिमय का माध्यम कौन है? मुद्रा ही है। तो तीनों कार्य इसमें सम्मिलित होंगे, तो बच्चा भी बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? देखिए ये सब क्या है? मुद्रा का कार्य है, लेकिन मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है वही आपको चूज करना है। मूल्य का मापन, या फिर मूल्य का हस्तांतरण, या फिर मूल्य संचयन, या फिर मूल्य का स्थिरीकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण, यानी एक तरह से स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू, यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थिरीकरण। अब देखिए मूल्य का स्थिरीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लिए, ठीक है। मूल्य का स्थिरीकरण कहने का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का या फिर किसी सेवा का, किसी वस्तु का, किसी सामान का मूल्य, कीमत को स्थिर रखना क्या कहलाता है? मूल्य का स्थिरीकरण कहलाता है। किसी वस्तु सामान की जो कीमत होती है उसको स्थिर रखना, उसको एक तरह से परमानेंट बनाए रखना, वही कीमत, तो उसको क्या कहेंगे? मूल्य का स्थिरीकरण कहेंगे। लेकिन ये मुद्रा का काम नहीं है। ये मुद्रा का काम है क्या? किसी वस्तु का कीमत को बढ़ाएगा या घटाएगा, या फिर उसको एक समान रखेगा, ये मुद्रा का काम नहीं है। ये काम है मार्केट का। जिस वस्तु का अगर डिमांड ज्यादा होगा मार्केट में, उस वस्तु का कीमत ज्यादा होगा, उसका कीमत आगे घटते बढ़ते रहेगा। और जिस वस्तु का डिमांड कम होगा तो उस वस्तु का कीमत घटेगा। तो ये मुद्रा का काम नहीं होता है, मूल्य का स्थिरीकरण जो होता है ये मुद्रा का काम नहीं होता।
आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। आप लोग एक तरह से कमेंट कीजिएगा को आप लोग समझ में आता है या नहीं आता, प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन करा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक है वो है बैंकों का बैंक। ये क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको लोन देने का काम करती है, ऋण देती है। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यानी एसबीआई क्या है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और ये ना लगभग सिर्फ भारत में ही लिमिट नहीं है, इसका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी अपना ये सेवा देता है, अपना सर्विस चलाता है। जैसे कि लगभग 36 देश से अधिक यानी लगभग 36 देश से अधिक भी अपना अधिक देशों में ये क्या करता है, वहां के कस्टमर को अपने वहां के ग्राहक को क्या देते हैं, सेवा देते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आगे बढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन करा कि भारत में करेंसी नोट जारी करता कौन करता है भाई, वित्त मंत्रालय या फिर वित्त सचिव या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर चूज करना। 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो इसका जो काम होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी करेंसी नोट जारी करने का किनका अधिकार होता है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबको लोन देती है उन्हीं का काम होता है। ये सरकार का काम नहीं होता, और सरकार का जो काम होता है वित्त मंत्रालय सिर्फ वो जो सिक्का देखते हैं ना, सिक्का को छापने का उसका काम होता है वित्त मंत्रालय के पास, और वो नोट जो छापने का काम होता है करेंसी नोट वो किनका होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये तो पहले ही क्वेश्चन बता दिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 दिया हुआ है, 1 अप्रैल नहीं दिया हुआ, तो 1935 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि मौद्रिक नीति संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, लोक का मतलब होता है पब्लिक यानी लोग, जनता, लोगों का वे यानी खर्च या फिर कर यानी टैक्स या फिर लोग ऋण यानी पब्लिक डेबिट जो होता है। उसके बाद खुली बाजार नीति या फिर ओपन मार्केट ऑप्शंस। मौद्रिक नीति संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, देखिए ये जो मौद्रिक नीति संबंधित है ना, ये है आपका खुली बाजार नीति यानी खुला बाजार नीति से यानी ओपन मार्केट ऑप्शन से ये संबंधित है। अब देखिए ये क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होता है, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति थोड़ा सा समझ लें, मौद्रिक नीति किसको कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इस नीति के अंतर्गत, इस पॉलिसी के अंतर्गत अपना जो होता है, इस पॉलिसी के अंतर्गत इस नीति को अपना करके केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक है, जो भी केंद्रीय बैंक होते हैं, तो मुद्रा तथा ऋण की उपलब्धता पर यानी उपलब्धता और उपयोग तथा लागत पर अपना कंट्रोल बना के रखता है यानी नियंत्रण रखता है। इस नीति के अंतर्गत मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा ऋण की उपलब्धता, उपयोग तथा लागत पर कंट्रोल बना करके रखता है, नियंत्रण बना के रखता है, अपना पकड़ रखता है। इसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है यानी ओपन मार्केट ऑप्शंस। आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा जा रहा है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वाणिज्यिक बैंक है या फिर केंद्रीय बैंक है या फिर अवाणिज्यिक बैंक है या फिर इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कॉमर्शियल बैंक है यानी वाणिज्यिक बैंक है, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कॉमर्शियल बैंक। आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सही है, एमपीसी बराबर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 0 या फिर एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन 1 या फिर एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 या फिर बराबर क्या दिया, एक दिया एमपीसी प्लस एमपीएस ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना। 11वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हो जाएगा। देखिए एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो 1 निकलेगा, इसका जो फाइनली रिजल्ट निकलता है वो 1 निकलता है। ठीक है, सिर्फ आप लोग को यहाँ फॉर्मूला तो हम लोग एक तरह से पढ़ लिया है थ्योरी में, यहाँ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कैसे उसका फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको एपीएससी प्लस एपीएस के बारे में पूछा जा रहा है। एपीसी प्लस एपीएस। अब एपीसी क्या होता है भाई, एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उसको कहते हैं एपीएस। लेकिन अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0 या फिर 1 या फिर इंफिनिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए इनको अगर जोड़ेंगे दोनों को तो 1 ही आएगा, यानी एपीएस प्लस एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1,
यानी दोनों का रिजल्ट आता क्या आता है, 1 ही आता है। 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एमपीसी की मान है 1 या फिर 0 या फिर 0 से अधिक, 1 से कम या फिर इन्फिनिटी। जो एमपीसी का मान होता है, यानी जो एक तरह से एमपीसी हम लोग पढ़े मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो पढ़े, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। यानी 0 से अधिक और 1 से कम, ये जो 0 से लेकर 1 तक इसका रेंज रहेगा, न 1 से अधिक होगा न 0 से कम होगा। ये अपना ही रेंज में एक तरह से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एमपीसी का वैल्यू कितना होता है, 0 से अधिक और 1 से कम होता है। आगे बढ़ेंगे, आपको पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हम कवर करा दिए हैं। एनएनपी क्या होता है ये सब पूरा थ्योरी में बता दिया, इसको निकाला कैसे जाता है। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ एमपी लगा हुआ, तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी मार्केट प्राइस पर क्या होगा, जीएनपी एमपी माइनस ह्रास या फिर जीएनपी एमपी प्लस ह्रास या फिर जीएनपी एमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो निकाला जाता है जीएनपी एमपी, यानी जीएनपी अगर निकालेंगे जीएनपी मार्केट प्राइस पर, अगर जीएनपी में मार्केट प्राइस पर अगर ह्रास को घटा देंगे, जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटा देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक सही है। देखिए के का मान पूछा जा रहा है, के का मतलब होता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, इसको गुणक कहते हैं, लेकिन के का वैल्यू क्या होता है वही आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में। देखिए के बराबर 1/एमपीसी, एमपीसी तो हम लोग समझ लें, यानी एक तरह से एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद या फिर के बराबर 1/एमपीएस या फिर के बराबर 1/1 माइनस एमपीएस या फिर के बराबर 1/1 प्लस एमपीएस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1/एमपीएस, यानी 1/एमपीएस यानी के बराबर मल्टीप्लायर जिसको कहते हैं, यानी जिसको गुणक कहते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है, यानी 1/एमपीएस करेंगे वो के निकल जाएगा। देखिए एमपीएस हम लोग क्या पढ़े, एमपीएस प्लस एमपीसी, एमपीएस की जगह हम 1 माइनस एमपीसी भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमपीएस प्लस ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, तो अगर हम ये फॉर्मूला से एमपीसी का मान निकालेंगे तो क्या है, एमपीएस का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एमपीसी होगा, 1 माइनस क्या होगा, एमपीसी होगा। तो इस तरह से हम एमपीएस की जगह क्या रख सकते हैं, एमपीसी रख सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन एक सही है, y बराबर c प्लस 1 i या फिर y बराबर o प्लस n या फिर y बराबर o बराबर n या फिर c प्लस s बराबर c i। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको राइट आंसर चूज करना है 17 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों जो संबंध है, तीनों के तीनों जो रिलेशन है ये सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करा। देखिए ये क्वेश्चन आपको कवर करा दिया गया है। अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्पादक का एक घटक है या फिर उत्पादक का घटक है, भूमि, पूंजी या फिर श्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तो बच्चा जानता होगा, ये तो कवर कर लिए हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले ही। उत्पादक जो घटक है, उत्पादक के घटक भी बोल सकते हैं या फिर उत्पादन के साधन भी बोल सकते हैं। भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, और एक तरह से जो लेबर होते हैं, जो एक तरह से पूंजी होता है, और जो भी एक तरह से साहस होते हैं, वो सबको क्या कहते हैं, उत्पादन का साधन कहते हैं, उत्पादक का घटक कहते थे। इस तरह से राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों क्या है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के घटक हैं। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर है आयकर या फिर उपहार कर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आयकर तो जो इनकम से कर लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ने आयकर कहते हैं। अब उपहार कर क्या होता है भाई, देखिए उपहार कर किसको कहते हैं, देखिए जो भी उपहार के सामान दिए जाते हैं, जो भी एक तरह से गिफ्ट दिए जाते हैं ना, वो सरकार ऐसा होता है कि सरकार उसमें भी टैक्स लगा देता है। जैसे कि उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में अगर आपको इसको बड़े बड़े चीज देंगे, सोना चांदी वगैरह, जमीन वगैरह, अगर आपको किसी को गिफ्ट करेंगे ना, जिसको अगर किसी को एक तरह से देंगे, गिफ्ट में देंगे, उपहार में देंगे, तो सरकार उन पर भी कर लगा देता है, उन पर भी टैक्स लगा देता। उन्हीं को कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं भाई, उपहार कर कहते हैं, गिफ्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा भाई, आयकर या फिर उपहार कर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आयकर भी क्या है, प्रत्यक्ष कर है, और उपहार भी कर भी क्या है, प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स प्लस गिफ्ट टैक्स दोनों क्या है, मतलब प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ क्या पूछा रहा था, प्रत्यक्ष कर, यहाँ अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, आयकर या फिर उपहार कर या फिर बिक्री कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिक्री कर, यानी बिक्री कर जो सेल्स टैक्स होते हैं, यानी जो बेचे जाती है, क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, डायरेक्टली सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष कर कहलाएंगे। तो कितना क्वेश्चन कवर किए, 20 क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर 20 तक वन शॉट में हम लोग क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मुला से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको राइट आंसर देखिए, इसका जो राइट आंसर है, आपको इसका जो यहाँ राइट आंसर है, यहाँ ओ होगा, या क्या होगा, ओ होगा,
हम शायद 0 बोले यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर के लिए 1 से लेकर स्टार्ट किए, 20 क्वेश्चन हम लोग कवर किए, सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लिए, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।